बीजेपी के पीएम कैंडिडेट बनने के बाद नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के टेम्पो में होने वाले ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के वार्षिक सम्मेलन में इसके सदस्यों और पार्टी समर्थकों को संबोधित किया। नरेंद्र मोदी की अमेरिका में नो एंट्री है। मोदी को अमेरिका का वीजा देने पर पाबंदी लगी हुई है, लेकिन टेक्नोलॉजी के दम पर कई किले फतेह करने वाले मोदी ने अमेरिका में बसे बीजेपी समर्थकों को भारत में बैठे ही बैठे संबोधित करने का फैसला लिया। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टेम्पो में बैठे बीजेपी समर्थकों को संबोधित किया। इस सम्मेलन का विषय मिशन 2014 बीजेपी 272 प्लस था, जिस पर मोदी ने अपना मंत्र अमेरिका में बसे बीजेपी समर्थकों को दिया। ये तस्वीरें केन्या की राजधानी नैरोबी की है, जहां शनिवार को आतंकी हमला हुआ। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हथियारबंद आतंकियों ने जबरदस्त फायरिंग की। नैरोबी के शॉपिंग मॉल में खूब भीड़ थी। सैकड़ों लोग छुट्टियां बिताने और शॉपिंग करने इस मॉल में पहुंचे थे, लेकिन तभी कुछ हथियारबंद आतंकियों ने AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इन तस्वीरों में हिंदुस्तानी भी हैं। भीड़ में एक लड़का आनंद आनंद की आवाज लगा रहा था। हमले की खबर मिलते ही केन्या की पुलिस और सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया और सबसे पहले फंसे लोगों को यहां से बाहर निकाला। कहा जा रहा है कि आतंकियों ने हमले में ग्रेनेड का भी इस्तेमाल किया। हमले की जिम्मेदारी सोमालिया के आतंकवादी संगठन अल शबाब ने ली है। अल शबाब अलकायदा का ही संगठन है। ब्रिटेन के हिथ्रो हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क विभाग के करीब 6 घंटे तक रोके जाने के एक दिन बाद बाबा रामदेव से एक बार फिर दूसरे चरण की पूछताछ की गई, जिसके बाद उन्हें जाने की इजाजत दी गई। ब्रिटिश इमिग्रेशन अधिकारियों की तरफ से रामदेव को अपने कार्यक्रम करने की इजाजत दिए जाने के बाद रामदेव ने कहा कि उन्हें रोके जाने की कोई वजह नहीं बताई गई। रामदेव ने कहा कि यहाँ के एक सांसद ने मेरी मदद की, जिसके चलते ही मेरा वीजा लौटाया गया। साथ ही रामदेव ने कहा कि उन्हें दुख है कि भारत की सरकार उनका साथ नहीं दिया। रामदेव ने कहा कि उनका मानना है कि उनके नाम के साथ रेड अलर्ट जोड़ दिया गया है। लंदन के हिथ्रो हवाई अड्डे पर पूछताछ के बाद रामदेव को ब्रिटेन में अपने कार्यक्रम में जाने की इजाजत दे दी गई, जिसके बाद उन्हें ब्रिटेन की सरकार का धन्यवाद किया। रामदेव ने भारत की यूपीए सरकार पर निशाना साधा। रामदेव ने कहा कि उनका साथ भारत की सरकार ने नहीं दिया। साथ ही रामदेव ने कहा, मुझसे जो पूछा गया वो उन्होंने बताया। रामदेव ने कहा कि अधिकारियों ने उनकी डायरी रखी थी, जिसमें सरकार के भ्रष्टाचार का पूरा ब्यौरा था। हमारी कल डायरी रखी थी, जिसके अंदर की हमने पूरा कांग्रेस के जो घोटाले हैं वो सब उसके अंदर था। फिल्म ग्रैंड मस्ती को हरी झंडी दिखाने वाली सेंसर बोर्ड की चेयरपर्सन लीला सैमसन ने चौंकाने वाला बयान दिया है। दरअसल फिल्म ग्रैंड मस्ती के भद्दे डायलॉग के खिलाफ मुंबई में कुछ लोगों ने सेंसर बोर्ड के चेयरपर्सन लीला सैमसन से शिकायत दर्ज कराई, जिसका ईमेल के जरिए सैमसन ने जो जवाब दिया वो हैरान करने वाला था। सैमसन ने अपने जवाब में कहा कि भारत में फिल्मों को हरी झंडी दिखाने वाले पैनल के सदस्यों में 90% अनपढ़ हैं, जो शर्मिंदगी का सबब है। सैमसन ने कहा कि पैनल में 200 सदस्यों में ज्यादातर गैर संजीदा राजनीतिक महत्वाकांक्षी और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं। लीला सैमसन ने कहा कि उन्होंने इसकी शिकायत सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी से भी की है। सेंसर बोर्ड की चेयरपर्सन लीला सैमसन के बयान पर बहस शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की वकील ज्योतिका कालरा ने सुप्रीम कोर्ट से फिल्म ग्रैंड मस्ती पर फौरन प्रतिबंध लगाने की गुहार की है। गलत ऑर्डर पास हुआ डिवीजन बेंच के द्वारा और उसको रद्द किया जाना चाहिए। कहीं गुना ज्यादा अभद्रता, अश्लीलता उस फिल्म के पेश होने के बाद पाई गई। लीला सैमसन के 90% अनपढ़ वाले बयान पर माया नगरी में बहस छिड़ गई है। फिल्मी दुनिया में सैमसन की सिनेमाई समझ पर सवाल उठाए जाने लगे हैं और उन्हें फौरन सेंसर बोर्ड के चेयरपर्सन पद से हटाने की मांग की जा रही है। की बात तो उनको जो पहले अपॉइंट किया वो बहुत बड़ी भूल हो गई है मेरे हिसाब से। मेरी तो ये डिमांड है कि लीला सैमसन को ये पद इमीडिएट छोड़ देना चाहिए। 84 कोसी परिक्रमा पर पाबंदी के बाद आज से पंचकोसी परिक्रमा शुरू हो रही है। बीएसपी ने आज से पंचकोसी परिक्रमा का ऐलान किया है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के सामने पंचकोसी यात्रा को लेकर भी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। दरअसल इस यात्रा को लेकर भी प्रशासन ने पूरी तरह रोक लगा दी है। विश्व हिंदू परिषद की इस परिक्रमा में दक्षिण भारत के संतों के साथ साथ स्थानीय साधु संत भी हिस्सा लेने वाले हैं, लेकिन प्रशासन इन्हें रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अपने विभिन्न अंचलों के साधु संतों द्वारा 22/9 से 13/10 तक प्रतिदिन पंचकोसी परिक्रमा का आह्वान किया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज राजस्थान के एक दिन के दौरे पर जाएंगी। सोनिया गांधी आज बाड़मेर के पचपदरा में रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स परिसर की आधारशिला रखेंगी। आधारशिला रखने के बाद सोनिया गांधी एक रैली को भी संबोधित करेंगी, जिसके बाद सोनिया गांधी भीलवाड़ा जाएंगी, जहां वो गुलाबपुरा में मेमो ट्रेन की कोच फैक्ट्री को आधारशिला रखेंगी। साथ ही वो चंबल भीलवाड़ा पेयजल परियोजना का शिलान्यास करने के बाद एक सभा को संबोधित करेंगी, जिसके बाद उनका दिल्ली रवाना होने का कार्यक्रम है। बता दें कि राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच प्रस्तावित रिफाइनरी के लिए 14 मार्च को करार हुआ था।
मुजफ्फरनगर में भी हिंसा के मामले में आरोपियों को पुलिस ने शिक्षों में लेना शुरू कर दिया है। बीजेपी के आरोपी विधायक संगीत सोम ने शनिवार को सरेंडर कर दिया। वहीं बीएसपी के विधायक नूर सलीम राणा को मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया गया। बीजेपी के विधानमंडल दल के नेता हुकुम सिंह को भी गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। आरोपी विधायक सुरेश राणा को पुलिस ने शुक्रवार को ही गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद अदालत ने आरोपी विधायक को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मुजफ्फरनगर हिंसा मामले में बीजेपी के 3 आरोपी विधायक समेत पुलिस अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में कुल 16 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी भी जल्द होने की उम्मीद है। मुजफ्फरनगर दंगे के मसले पर बीजेपी के नेता आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलेंगे। बीजेपी के नेता पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के नेतृत्व में मिलेंगे। पार्टी के नेता आज शाम 5:30 बजे राष्ट्रपति भवन में प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करेंगे। बीजेपी के नेताओं की मुलाकात इस मसले पर होगी कि मुजफ्फरनगर दंगे के लिए जिन नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज किए गए हैं, उनके खिलाफ उनकी पार्टी सरेंडर करने की कोशिश क्यों नहीं करती है। बता दें कि शनिवार को राजनाथ सिंह दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाले थे, लेकिन उन्हें मुजफ्फरनगर जाने की इजाजत नहीं दी गई। सांप्रदायिक हिंसा पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि अब बहुत हो गया। राष्ट्रपति अंतर्धार्मिक और सांप्रदायिक हिंसा को उन्माद का प्रदर्शन करार देते हुए शनिवार को कहा कि महज कुछ लोगों को ही इसके लिए जिम्मेदार करार नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारी निष्क्रियता ने एक ऐसा माहौल तैयार किया है जहां हिंसा ही हिंसा को पैदा करती है। साथ ही राष्ट्रपति ने हमारे बीच समृद्धि वापस लौटाने की अपील करते हुए कहा कि ये कहने का वक्त आ गया है कि बस अब बहुत हो गया है। दरअसल मुजफ्फरनगर दंगे के बाद सियासत और पैदा हुए हालात के मद्देनजर राष्ट्रपति का ये बयान बेहद ही महत्वपूर्ण है। कई आतंकी मामले में सजायाफ्ता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेन सिंह की हत्या के मामले में फांसी की सजा पाए बलवंत सिंह राजोआनो को अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजोआनो को सीने में दर्द की शिकायत के बाद भर्ती कराया गया। राजोआनो पटियाला की केंद्रीय जेल में फांसी की सजा काट रहा था। शनिवार को राजोआना जेल में एक्सरसाइज कर रहा था, तभी उसके सीने में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर हर्षिंदर कौर के नेतृत्व में 8 डॉक्टरों की टीम की शुरुआती इलाज के बाद PGI रेफर कर दिया गया। राजोआनो को फांसी की सजा माफी के लिए मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और SGPC की तरफ से प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करने की मांग भी की गई है। ये तस्वीरें मुंबई से सटे ठाणे की है, जहां भ्रष्टाचार की जमीन पर रिश्वत की ईंट और गारे से मौत की इमारत खड़ी की जा रही है। दरअसल ठाणे में एक बार फिर मौत की 4 मंजिला इमारत ने 2 जिंदगियां तबाह कर दी, सैकड़ों लोगों को बेघर कर दिया और आसपास की इमारत में रहने वालों को दहशत में रहने के लिए मजबूर कर दिया। ठाणे में किस तरह मौत की इमारत पल भर में ही मलबे में तब्दील हो जाती है, इसकी तस्वीर पहली बार लाइव रिकॉर्डिंग हुई है। ठाणे के मुरबा में ये इमारत अपने गृह प्रवेश से ही खस्ता हाल में थी। तंग गलियों में खराब मटेरियल से बनी इस इमारत के गिरने की आशंका लोगों को पहले से थी। फिर भी कुछ लोग इस इमारत में रहते आ रहे थे, लेकिन शनिवार को अचानक बिल्डिंग भरभरा कर गिर पड़ी और इस तस्वीर को पड़ोस के एक शख्स ने रिकॉर्ड कर लिया। गाजियाबाद के वैशाली इलाके में एक नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया है। दरअसल रोहित नाम के एक शख्स ने पहले तो नाबालिग को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ रेप किया और उसके बाद उसका MMS बना लिया, जिसके बाद वो अश्लील वीडियो दिखाकर उसे ब्लैकमेल करता था और उसे रुपयों की मांग करने लगा। इसका पता जब लड़की के घर वालों को लगा तो इसकी शिकायत इंद्रपुर थाने में की। पुलिस ने लड़की की शिकायत के आधार पर अश्लील क्लिप बनाने और ब्लैकमेलिंग करने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गाड़ी उसकी क्लिप असली क्लिप बना ली है, उसमें मुकदमा दर्ज किया गया और कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी। गाजियाबाद के विवेकानंद इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब एक BBA की छात्रा को घर में घुसकर राहुल नाम के युवक ने गोली मार दी। दरअसल रिश्तेदार होने की वजह से राहुल का छात्रा के घर आना जाना था। राहुल उससे मिलने के लिए उससे घर पहुंचा और बाहर के कमरे में उससे बातचीत करने लगा। इसी दौरान छात्रा के मामा ने राहुल को देखा तो उसे डांटने लगे। ये बात राहुल को इतनी बुरी लगी कि उसने लड़की पर गोली चला दी, जिसके बाद घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की को गोली लगी है, वो खतरे से बाहर बताई जाती है। राहुल को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। पटना पुलिस ने 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर और एक लड़की को वाहन चेकिंग के दौरान कंकड़बाग थाना इलाके से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधी की तलाशी ली तो उसके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। पुलिस की पूछताछ में अपराधियों ने खुलासा किया है कि उन्होंने जालंधर से किसी व्यवसायी की हत्या की सुपारी ली थी और उसी घटना को अंजाम देने जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि ये सभी 17 सितम्बर को सुपौल के महमनी गाँव में लूटपाट के दौरान शिवपाल कुमार मंडल की हत्या कर फरार हो गए थे, जिसके बाद वो पटना आए और यहाँ से जालंधर वारदात को अंजाम देने वाले थे। सुपौल में जाकर के हत्या की थी और जिसके बाद ये वहाँ से भाग करके आगे आपराधिक गतिविधियों में अपनी कार्रवाई को अंजाम देने वाले थे।
जाने माने फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और उन्हें अगले सप्ताह अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है। दिलीप कुमार की तबीयत खराब होने के बाद पिछले रविवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो अपनी पति की सेवा में लगातार जुटी हुई हैं। सायरा बानो अपने देवता को खुद अपने हाथों से खाना खिला रही हैं। दिलीप साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की जद्दोजहद में सायरा बानो लगातार जुटी हुई हैं। सायरा बानो के जहन में बस एक ही ख्याल है, कैसे ट्रेजेडी किंग जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं और वो अपने घर लौट आएं। बॉडीगार्ड की अभिनेत्री हेजल कीच रियलिटी शो बिग बॉस से बाहर होने वाली इस सीजन की पहली प्रतिभागी बन गई है। शो का यह सीजन एक हफ्ता पहले ही शुरू हुआ है और बिग बॉस के घर में पंगा इतना बढ़ गया है कि अभिनेत्री हेजल कीच को घर छोड़कर जाना पड़ा। बिग बॉस के घर में सभी 14 प्रतिभागी 3 महीने तक रहेंगे और इस दौरान उनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं होगा। इस बार बिग बॉस के घर को नए तरीके से तैयार किया गया है, जिसमें 2 भाग हैं, पहला स्वर्ग और दूसरा नर्क। ब्रिटिश पृष्ठभूमि वाली क्रिच नर्क में भेजी गई थी और ज्यादातर सदस्यों ने बाहर निकाले जाने के लिए उन्हें ही नामित किया। क्रिच ने कहा कि इस दौरान उनका अनुभव मजेदार रहा। ज्ञान कोरिया की गुजराती फिल्म द गुड रोड को अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। ये पहली गुजराती फिल्म है जिसे ऑस्कर पुरस्कार की दौड़ में शामिल किया गया है। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की गठित चयन समिति के अध्यक्ष और प्रसिद्ध फिल्म निर्माता गौतम घोष ने बताया कि नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने द गुड रोड में 3 अलग अलग व्यक्तियों की कहानियां हैं। फिल्म की अधिकांश शूटिंग गुजरात के कच्छ जिले में हुई है। फिल्म इस साल की शुरुआत में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकी है। गृह युद्ध की आग में झुलस रहे सीरिया में अब सेक्स जिहाद ने भी जोर पकड़ लिया है। पड़ोसी देश ट्यूनेशिया की लड़कियां और महिलाएं लड़ाकों की सेक्स की जरूरत को पूरा करने के लिए सीरिया जा रही हैं। ये चौंकाने वाला खुलासा ट्यूनेशिया सरकार के गृह मंत्री लोफी बेन ने किया। उन्होंने नेशनल असेंबली के सदस्यों को बताया कि सीरिया में विद्रोहियों को यौन सुख देने के बाद ट्यूनेशियाई महिलाएं वापस गर्भवती होकर मुल्क लौट आती हैं। एक महिला ज्यादा से ज्यादा 100 मर्दों के साथ सेक्स संबंध बनाती है। इस काम को जिहाद उल निकाह यानी सेक्सुअल होली वॉर के नाम पर वैध करार देने की कोशिश की जा रही है।